मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में जब नेशनलिज्म पहुंचा, यहाँ पे जब नेशनलिज्म आया तो उस समय में यहाँ पर क्या सिचुएशंस थे। ठीक है, यहाँ पर वही कंडीशंस थे, वही सिचुएशंस थे जो सिचुएशंस फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले थे। जैसे फ्रांस के लोग वहाँ के एब्सोल्यूट मोनार्की जो थी, वहाँ के जो राजा थे लुई 16 से, नोबिलिटी से, क्लर्गी से परेशान थे, उसी तरीके से हमारे यहाँ के लोग भी ब्रिटिश से परेशान थे, अंग्रेजों से परेशान थे। ठीक है, फर्क इतना था कि वहाँ पर वो अपने राजा से परेशान थे और हम लोग ब्रिटेन की महारानी से परेशान थे, यानी कि अंग्रेजों से परेशान थे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भारत में नेशनलिज्म आया तो यहाँ पर पहले से क्या हालात थे, तो यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। बच्चों, आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब भारत में नेशनलिज्म पहुंचा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए सिचुएशन तैयार था। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंतिम टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बाल्कन स्टेट्स का इशू था, जिसमें कि बाल्कन स्टेट्स के चलते यूरोप के पावरफुल कंट्रीज आपस में भिड़ गए और फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो इसमें जो पूरी दुनिया थी वो दो गुट में बट चुकी थी। एक गुट था एलाइज पावर, जिसमें कि ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस था। जो दूसरा गुट था उसे सेंट्रल पावर बोला जाता था, जिसमें कि ऑटोमन टर्की था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और जर्मनी था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो एलाइज पावर है उनकी जीत होती है और जो सेंट्रल पावर्स हैं उनकी हार होती है। तो ऑटोमन टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी हार जाता है। हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे और ब्रिटेन जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलाइज पावर की तरफ था और एलाइज पावर की जीत होती है, यानी हम जिनके कब्जे में थे, हम जिनके गुलाम थे, उस देश की ब्रिटेन की जीत होती है। अब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक्स में चलते हैं, चैप्टर में आते हैं। तो टॉपिक का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट्स स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड होने पर 1919 के बाद के वर्षों में हमारे देश का नेशनल मूवमेंट अलग अलग एरियाज में फैलने लगा। इसके हद में नए सामाजिक ग्रुप्स और समुदाय आने लगे और स्ट्रगल करने का नया नया तरीका लोग विकसित करने लगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव। स्ट्रगल करने के ये नए नए तरीकों को लोगों ने किस प्रकार समझा और इन नए नए तरीकों का यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चैप्टर में हम आगे समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ वार कहने का मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद भारत में एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना। नया इकोनॉमिक सिचुएशन बना क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का बहुत धन बर्बाद हो गया था और इसका बोझ वो भारत पे डालकर यहाँ के लोगों से वसूलना चाहते थे। और नया पॉलिटिकल सिचुएशन बना क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था और इसका लाभ यहाँ के लीडर उठाना चाहते थे, इसलिए ब्रिटेन भारत को कुछ पॉलिटिकल छूट देने के लिए विवश था। इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फिनांस्ड बाई वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का युद्ध में बहुत धन बर्बाद होने के कारण उसे इसकी भरपाई के लिए कर्ज लेना पड़ा था और अपनी कर्ज की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने भारत के लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया था। कस्टम्स ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। या जब कोई सामान दूसरे देश से हमारे देश में बिकने आता है या हमारे देश से दूसरे देश में बिकने जाता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, जिसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने अपने कर्ज की भरपाई के लिए हमारे देश में कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया, जिसके चलते भारत में जो वस्तुएं थीं महंगी हो गईं और इसका सीधा असर भारत के लोगों पर पड़ा और भारत में पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इसका नतीजा यह हुआ कि 1913 में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के पहले वस्तुओं की जो प्राइस थी वह प्राइस 1918 में आकर के यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद दोगुनी हो गई, जिसके चलते आम लोगों का जीवन कठिन हो गया था।
Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. भारत के गांव-गांव से जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जाने लगा, जिसके चलते लोगों में गुस्सा था. Then in 1918, 19 and 1920-21 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. फिर वर्ष 1918-19 में और 1920-21 में भारत के बहुत से हिस्सों में फसल की बर्बादी हो गई. फसल अच्छा नहीं हो पाया, जिसके चलते भारत में भोजन की भारी कमी हो गई. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. इतना अभी कम ही था कि उसी समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया और 1921 की जनगणना के अनुसार इस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए, यानी कि लगभग 130 करोड़ लोग मारे गए. पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि भारत की जनसंख्या घटी थी, नहीं तो आज तक हमेशा भारत की जनसंख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ती ही जाती है. People hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen. भारत के लोगों ने आशा की थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तो उनकी सारी परेशानी और कठिनाई समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. इन कठिनाइयों से भरी अवस्था में हमारे देश में एक ऐसे धांसू हीरो की एंट्री होती है और यही हीरो हमारे देश को स्ट्रगल करने का एक नया तरीका बताता है और हमारा नेतृत्व करता है. तो बच्चों, हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि हमारा यह हीरो कौन था और इसने स्ट्रगल करने का कौन सा नया तरीका भारत को सिखाया. तो बच्चों, यदि आप लोगों ने अब तक भी मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. ठीक है बच्चों, आज भर के लिए इतना ही. थैंक यू.